नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राइजिंग मार्केट और मैं कीर्ति। जैसा कि आप जानते हैं, राइजिंग मार्केट का उद्देश्य है आपको घर बैठे आपकी शहर के हर उस शॉप, मार्केट, शोरूम के बारे में जानकारी देना जहां कुछ खास है आपके लिए। इसी के साथ ही दूसरा सबसे अहम उद्देश्य हो जाता है आपके स्वास्थ्य से जुड़ा। तो घर बैठे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी आपकी जानकारियों को भी हम आपके समक्ष लेकर पहुंचेंगे और जाने माने कानपुर के डॉक्टर से रूबरू होंगे। उनसे हम करेंगे आपके सवाल और वो देंगे उसके जवाब। तो इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं काकादेव, जहां हम डॉक्टर आनंद जहां से बात करेंगे। यहाँ हम आ गए हैं उनके क्लिनिक में, अन्नपूर्णा, जहां पर हम उनसे बात करेंगे आयुर्वेद अन्नपूर्णा में कि वो क्या बताते हैं और क्या सलाह वो देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। तो आज हम आप पहुंचे हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़े कुछ ऐसे सवाल पूछने, डॉक्टर साहब से बात करने, जो शायद कहीं ना कहीं आजकल हर महिलाओं के अंदर कुरेदते हैं। इनफर्टिलिटी एक बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है, क्योंकि आजकल में अगर हम देखें तो हर दूसरी औरत को कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, मां बनने में दिक्कत आ रही है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें, ये दिक्कत क्यों आ रही है? इलाज बहुत है, कई तरह के इलाज है, लेकिन आयुर्वेद में भी इसका इलाज है। तो आयुर्वेद में रोज नित नए नियम करते हुए आनंद झा डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो इंदिरा गांधी अवार्ड से, भारत गौरव अवार्ड से, मैथिली अवार्ड से, ना जाने कितने अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं और डेली नए नए कोई ना कोई ऐसे वो अनुसंधान कर रहे हैं जिससे कि आयुर्वेद में और उन्हें बढ़त मिल सके। और इन्होंने कई महिलाओं की गोद भरी है, कई जो कपल्स होते हैं उन्हें पेरेंट बनाया है। तो आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या, कैसे होता है ये और क्या प्रोसेस रहता है इनफर्टिलिटी का। तो सर मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आज का जो समय चल रहा है उसमें आयुर्वेद कितना कारगर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल और उसमें एलोपैथिक दवाइयों का इतना ज्यादा प्रभाव है लोगों पर, तो उसमें आयुर्वेद कैसे प्रभावी है? मैडम, आप जानते हो कि आयुर्वेद 4000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। कंपैरेटिवली अगर हम और भी एक 35 की बात करें तो वो इंस्टेंट रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में हम लोग मेन रूट कॉज पे जाते हैं कि व्हाट इज द मेन कॉज, हम प्रॉपर डायग्नोज करके और विथ रूट ट्रीटमेंट देने का काम करते हैं। आयुर्वेद में किसी भी डिजीज का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आयुर्वेद में किसी भी डिजीज का अगर उसका प्रॉपर डायग्नोस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पंचकर्मा चिकित्सा, हम इनफर्टिलिटी को जल्द से जल्द प्रेगनेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो आज के जो समय चल रहा है जिसमें आयुर्वेद कितना कारीगर है, क्योंकि हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमारे ऊपर एलोपैथी बहुत हावी होता जा रहा है और आयुर्वेद थोड़ा गुम सा हो गया। तो वो जो है वो उसे आप कैसे समझाने का प्रयास? देखिए, आयुर्वेद जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये 4000 पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जिसमें किसी भी डिजीज का हम लोग प्रॉपर डायग्नोस करके विथ रूट ट्रीटमेंट करते हैं। चाहे वो लिवर डिसऑर्डर्स हों, चाहे वो इनफर्टिलिटी से इश्यूज हों, चाहे वो सेक्सुअल प्रॉब्लम से इश्यूज हों, आयुर्वेद में उसका परमानेंट ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर हम बात करें कि आज के समय में, क्योंकि पहले हम देखते थे कि आसानी से बच्चे हो जाते थे, माएँ बन रही थी, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इतना दिक्कतें आ रही हैं। तो विशेष कारण क्या है कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है? देखिए, सबसे पहला कॉज है आजकल की जो भाग-दौड़ बड़ी ज़िंदगी होती है, उसमें स्ट्रेस लेवल इतना हो जाता है कि हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है।
एक हार्मोन होता है जिसे मेडिकल भाषा में हम लोग एएमएच बोलते हैं, एंटी मलेरियन हार्मोन। ये आजकल सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, जिस कारण आगे चल के कंसीविंग में इश्यूज आते हैं। लेडीज में वो फॉलिकल्स नहीं बनते जो बनना चाहिए, फॉलिकल बढ़ता नहीं है, फॉलिकल रप्चर नहीं होता और एंडोमेट्रियम थिकनेस हेल्दी नहीं होती, जिस कारण कंसीविंग से इश्यूज आते हैं। सेकेंड कॉज होता है कि ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब, मतलब ट्यूब्स के बंद होने से भी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो होती है, स्पर्म लेकिन ट्यूब तक नहीं पहुंचता और कंसीविंग से इश्यूज आते हैं। थर्ड होता है सबसे बड़ा जो स्ट्रेस लेवल, वो एंजाइटी को लीड करता है और कहीं ना कहीं प्राइमरी इनफर्टिलिटी पे दावत देता है। कि आपने जो 3 मेजर बताए उसमें से मुझे एक ये लगा कि जो स्ट्रेस लेवल है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कहीं न कहीं फूडिंग भी क्या डॉक्टर इसका एक कारण है? आप कह सकते हो कि आजकल जो जंक फूड्स वगैरह हैं लोग बहुत इनटेक करते हैं, उससे कहीं ना कहीं ओबेसिटी को लीड करता है और ओबेसिटी भी मेन कॉज होता है कि प्रेगनेंसीज में इश्यूज में दिक्कत आती है। लेकिन आपने देखा होगा लोग पहले भी बर्गर वगैरह खाते थे, तो नो डाउट ये इम्पैक्ट डालता है, लेकिन मेन थिंग इज दैट कि स्ट्रेस लेवल और खान पान प्रॉपर अगर नहीं लेते हैं तो वो पीसीओडी को लीड करता है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस को क्रिएट करता है। ये जो एक टर्म आपने बताया कि स्ट्रेस, तो इसको कैसे रिलीव कर सकते हैं? क्योंकि लाइफस्टाइल में तो ये इंक्लूड हो चुका है आज के टाइम पे। तो जब आपके पास पेरेंट्स आते होंगे कि वी कांट कंसीव, तो आप उनको क्या मेजर चीजें हैं जो आप बताते हैं पहले स्टार्टिंग में कि यू हैव टू डू दिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है आपने। कभी कभी देखा गया है कि सारी रिपोर्ट्स मेल की भी नॉर्मल है, फीमेल की भी नॉर्मल है और कंसीव नहीं हो रहा, तो हम उनकी पास्ट हिस्ट्री पे जाते हैं, हम उनकी डेली रूटीन देखते हैं, हम उनकी लाइफस्टाइल पे वर्क करते हैं और पता लगता है कि कभी कभी वो ऑफिस का इतना स्ट्रेस लेवल रहता है कि वो एक दूसरे को टाइम ही नहीं देते और कहीं ना कहीं वो एनजाइटी में डेवलप होके प्रेगनेंसी में इश्यूज क्रिएट होते हैं। और जब वो इंटीमेट भी होते हैं तो वो सिर्फ प्लान आउट के लिए होते हैं कि बेबी आ जाए, और वो अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए, वो डिजायर के लिए, फुलफिलमेंट के लिए नहीं आते। तो ये भी मेन कॉज होता है कि वो प्रेगनेंसी में इश्यूज आते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर वो सेक्सुअली इंटीमेट हो रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक माइंड में लेके चल रहे हैं कि वी हैव टू गेट प्रेग्नेंट, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके लिए एक नेचुरली रिलैक्स्ड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। फीमेल शुड डिस्चार्ज फर्स्ट, फिर अगर मेल डिस्चार्ज होता है और एक्सट्रीम लेवल पे तो 200% इफ रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक है मेल में, मेल के स्पर्म काउंट और मोटिलिटी बिल्कुल फिट है, फीमेल के कंपैरेटिवली ट्यूब्स आर ओपन और अगर फॉलिकल्स बन रहे हैं तो 200% नॉर्मल कंसीव होता है। अच्छा, आजकल आप मेजर चीजें जो है जो आपके पास आते हैं, मेजरली जो पेरेंट्स आते हैं इस प्रॉब्लम्स को लेकर, उनमें सबसे ज्यादा आप क्या नोटिस कर रहे हैं? मेल में कंपैरेटिवली देखें तो आजकल कोई ना कोई नशे का सेवन कर रहा है, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे बियर अल्कोहल इनटेक हो, चाहे स्लीपिंग पिल्स हो। आजकल एंजाइटी में लोग खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्पर्म काउंट और मोटिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं, जिस कारण वो जो हेल्दी स्पर्म ओरिजिनल होना चाहिए वो नहीं होता, जिस कारण जब वो इंटीमेट भी होते हैं तो अमूमन देखा होगा मैरिड कपल्स में, आप लोग गौर करना कि जब भी वो रिलेशन में होते हैं सीमेन यूट्रस में रुकता नहीं, इट यूज टू एक्सपेल आउट, मतलब सीमेन नहीं रुकता है क्योंकि सीमेन की जो विस्कोसिटी है वो हेल्दी नहीं रहती, जिस कारण वो ट्यूब्स तक नहीं जाते और कंसीविंग में इश्यूज आते हैं। सेकेंड कॉज होता है फीमेल में। फीमेल में भी आजकल लोग वोडका और कॉमन सी चीजें हो रही हैं आजकल, दे यूज टू टेक इट, अल्कोहल इनटेक हो रहा है, जिससे भी वो कहीं ना कहीं जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस की उसको कमजोर करता है, जिस कारण प्रेगनेंसी में इश्यूज आते हैं। जी। तो अगर कोई पेरेंट प्लानिंग करने जा रहा है, दे वांट टू, तो कोई एज लिमिट भी है? और जो ये आपने कॉन्सिक्वेंसेस बताए कि अल्कोहल का सेवन होता है, यानी कि एक तरह से हो गया कि आप नशे का सेवन कर रहे हैं दोनों तरफ से, तो इन दोनों चीजों में कहाँ रुकना चाहिए? कितने महीने का गैप होना चाहिए? तो क्या चीज होनी चाहिए? देखिए, फॉर प्लानिंग इज बेस्ट कि वो 24 to 40 नॉर्मल रेंज बोली गई। आफ्टर 40 तो मीनोपॉज को लीड करती है लेडीजें, तो प्रॉब्लम आती है। मेरा मानना है कि लोग पहले मैरिड होते हैं, वो अपने फ्यूचर को प्लान आउट करने के लिए वो स्किप करते हैं कि हम 1-2 साल रुक जाते हैं, वी शुड गो फॉर अ फैमिली प्लानिंग आफ्टरवर्ड्स, ऐसा करते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं बॉडी के जो हार्मोनल है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल में जो सेक्रीट होता है कंसीविंग में इश्यूज लाने के लिए, वो फ्लक्चुएट हो जाता है, जिस कारण वो आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स यूज करते हैं, जैसे नॉर्मल मेडिकेशन आती हैं या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह वो लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हार्मोन्स को फ्लक्चुएट करती है, जो आगे चल के कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में दिक्कत देती है।
आप सीधा कहना चाह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं बर्थ रोकने के लिए वो बहुत हार्मफुल है। डेफिनेट इससे जो नेचुरल फिनोमिना होता है, जो नेचुरल हार्मोनल सेक्रीशन होता है वो नहीं हो पाता, जिस कारण जब आप पहले आप चाहते नहीं और फिर भगवान आपको कष्ट देता है और आपको किसी ना किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता और अगर कोई प्लानिंग करने जा रहा है या कोई चाह रहा है कि नाउ इट्स अ टाइम कि हम प्लान करते हैं, तो ये जो अल्कोहल का कुछ टाइम ड्यूरेशन हो सकता है कि हम इतने टाइम तक छोड़ दे तो शायद हमारे जो अंदर के जो डिस्टर्ब हुए हैं हार्मोन्स या जो भी आपके टर्म में वो थोड़ा बैलेंस हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? है। देखिए अल्कोहल इनटेक अमूमन अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, मेल में मैं स्पेशली बोलूँगा, तो कम से कम 1-2 महीने आप स्किप कर दो, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months अगर आप कर दोगे तो इट विल बी बेटर कि स्पर्म और अच्छे हो जाएंगे, खिलाई पिलाई पे ज़्यादा ध्यान दोगे, और जब आप डैडी बन जाओ तो उसके बाद भी अल्कोहल इंटेक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपके लीवर को, आपके क्रेटिनिन लेवल को फ्लक्चुएट करता है और आगे चल के और भी कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करता है। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों के मुंह से एक फिलिपिन ट्यूब के बारे में भी सुना है विच इज लाइक ऑलमोस्ट उन्हें कहा जाता है कि वो आपका बंद है, तो वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये क्या है, क्योंकि एक आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स भी समझ सके जो हमें देख रहे हैं कि ये होता क्या है और इसका क्या मेजर प्रॉब्लम आपको आ सकती है और इसे कैसे क्योर कर सकते हैं हम आयुर्वेद के टर्म। देखिए फेलोपियन ट्यूब एक जगह होती है जहाँ पे स्पर्म और ओवम जब सेक्रीट होता है ओवरी से, तो वो कंबाइन होते हैं और प्रेगनेंसी को डायग्नोज करते हैं। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का मतलब होता है कि ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड। ये 3 चीज़ों की कमी के कारण होती है। जैसा मैंने पहले भी एपिसोड में बोला कि कोई मेडिसिन खाता है लेडीज़ें कि अभी हमें प्लान आउट नहीं करना है, या कभी भी किसी लेडी को मंदिर जाना है, वैष्णो देवी जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, कहीं शादी है, दे यूज्ड टू टेक कि पीरियड्स हम पहले कर लें या बाद में कर लें, स्किप करने की मेडिसिन्स। वो भी कहीं न कहीं जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, उसको गाढ़ा कर देती है, जिस कारण वो ट्यूब्स को चोक करता है, जिसे ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसका एलोपैथिक साइंस में दे आर नॉट हैविंग एनी ट्रीटमेंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन एलोपैथिक मेडिसिन दे आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। वो आपको लेप्रोस्कोपी बताते हैं या हिस्टोस्कोपी बताते हैं, जिसमें वो कोशिश करते हैं कि वो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मशीन्स वो उसको क्लियर अप कर सके और ट्यूब्स ओपन हो। नहीं तो दे विल सजेस्ट यू गो फॉर आईयूआई आईवीएफ टेस्ट ट्यूब, जो आजकल लेटेस्ट टेक्निक्स हो गई हैं। लेकिन आपने देखा होगा आज से 20 साल पहले ऐसी कोई भी टेक्निक्स नहीं थी, आयुर्वेद ही था, आयुर्वेद ही है, आयुर्वेद में ही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। हम सबसे पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब कि आखिर ट्यूब्स क्यों ब्लॉक है, या कभी मिसकैरेज तो नहीं हुआ है। तो कभी मिसकैरेज होने से भी जब सफाई नहीं होती, डीएनसी प्रॉपर नहीं होती, तो कुछ भी कण रहेगा तो वो ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब को लीड करता है। हम एक ट्यूबरक्लोसिस ऑफ यूट्रस की जांच कराते हैं कि कभी कभी चीवी होने से भी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं। हम एक जांच कराते हैं जो स्पेसिफिक होती है, जिसे मेडिकल भाषा में टोस्टिस बोलते हैं। उसमें 9 तरीके के वायरस होते हैं। हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा वायरस है, फॉर एग्जांपल रूबेला वायरस है या साइटोमेगला वायरस है या हर्पिस वायरस है। हम उसको प्रॉपर डायग्नोस करके हम मरीज से 2 से 4 महीने का टाइम लेते हैं। हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद एक रिपीट इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि जो भी वायरस था वो विथ रूट खत्म हुआ कि नहीं। देन वी यूज टू गो फॉर एचएसजी, जिसमें हम दोबारा देखते हैं कि जो वायरस के कारण ट्यूब्स बंद थी वो अब खुली कि नहीं। ओके डॉक्टर, लेकिन मैंने यही बोला कि हम होम्योपैथिक तो पता है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एलोपैथिक लोग इसलिए ले लेते हैं कि वो तुरंत इफेक्ट करता है, इंस्टेंट आ जाता है। आयुर्वेद का प्रोसेस कैसा है? मैं एक प्रोसेस जानना चाहती हूँ कि ये कैसा प्रोसेस है और कितना, अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि हमें प्लानिंग करनी है या हम कंसीव नहीं कर पा रहे ट्राई करने का, तो आयुर्वेद का प्रोसेस कब स्टार्ट करना चाहिए और कितने समय तक के लिए इसे रखना चाहिए स्टार्ट? देखिए सबसे पहले होता है डायग्नोस, कि हमें ये डायग्नोस करना होता है कि आखिर कमी कहाँ आ रही है। हम सारी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं मेल की, हम सारी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं फीमेल की, और जो भी प्रॉपर डायग्नोस होता है उसके हिसाब से आयुर्वेद में 2 to 4 मंथ्स का हम ट्रीटमेंट का टाइम टेकिंग प्रोसेस लेते हैं मरीज से। अगर वो प्रॉपर आहार ये यानी डाइट, अगर विहार जो डेली रूटीन हम बनाते हैं, और अगर वो प्रॉपर मेडिकेशन टाइमली खा रहा है और जो प्रिकॉशंस हम मरीज को बोलते हैं अगर वो फॉलो कर रहा है, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 2 to 4 साइकिल्स यानी 2 से 4 महीने के लमसम, चाहे वो ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब हो, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस जिसे पीसीओडी बोलते हैं, जो आजकल मेन कॉमन है कि पीरियड्स का कम या ज़्यादा होना, पीरियड्स में कभी क्लॉटिंग आना, वजन का भारी होना,
हेयर फॉल होना, चिन में हेयर्स आना, लोअर एब्डोमेन का हैवी होना, और सबसे बड़ी बात, व्हेनेवर दे आर विथ योर वाइफ, जब भी वो हस्बैंड के साथ रहेंगे तो सीमेन यूट्रस में रुकता नहीं है, सब पीसीओडी के कारण रहता है। तो इसका 200% आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है, बशर्ते उसमें आपको प्रॉपर ध्यान से जो दवाइयाँ दी जाएंगी, जो प्रिकॉशन होगा, यू हैव टू फॉलो एट एनी कॉस्ट। इन दिस बिजी शेड्यूल अगर वो मिस हो जाता है, या लाइक कि अगर हम आयुर्वेद का वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और रैंडमली भूल गए, तो क्या वो जीरो हो जाता है? मैडम, भूख लगती है, अगर ऑफिस में आप बिजी हो तो आप भले ही 3 घंटे बाद खाना खाओगे, लेकिन यू हैव टू फुलफिल इट। तो आपको ये, अगर आप इफ यू आर सीरियस टुवर्ड्स प्रेगनेंसी, अगर इश्यूज के लिए आप करोगे, तो मेडिसिन और रेगुलर इनटेक आपको करनी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। मेडिसिन के साथ साथ आपने बोला कि हम कुछ और जैसे लाइक एक्सरसाइजेस भी आप बताते हैं? मैडम, आयुर्वेद में ना प्रेगनेंसी को लेके जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट ऑन करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए तो हम योगा और एक्सरसाइजेस वगैरह सजेस्ट करते हैं, लेकिन जब हम प्रेगनेंसी के लिए फाइनल डायग्नोस पे जाते हैं, जब हम इंटीमेट बोलते हैं हस्बैंड वाइफ वी शुड बी इन्वॉल्व, तो उसमें हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं सजेस्ट करते, क्योंकि लोअर एब्डोमेन में अगर कोई भी प्रेशर आएगा तो प्रेगनेंसीज में इश्यूज आते हैं, जो कहीं ना कहीं मिसकैरेज को लीड कर सकता है या हार्मोनल इम्बैलेंस को और फ्लक्चुएट कर सकता है। जी। तो एक मेजर क्वेश्चन और होता है, लोगों के मन में अक्सर चलता रहता है, तो क्या ये एलोपैथिक होम्योपैथिक से सस्ता इलाज है या महंगा है? किस तरह का इलाज है? क्योंकि कई बार लोग इस घबराहट के मारे या फिर लैक ऑफ नॉलेज के भी चलते आयुर्वेद में नहीं जाते हैं। तो आयुर्वेद में क्यों आना चाहिए और कितना किफायती हो सकता है ये? देखिए, मैंने पहले भी आपसे बोला कि एलोपैथिक में इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं बना, वो एक प्रोसीजर कराते हैं सर्टन, आईयूआई आईवीएफ, जो एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर है जिसमें वो विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस और मेडिसिन से वो प्रोसेस करते हैं। हम ट्रीटमेंट करते हैं। आयुर्वेद महंगा नहीं है, ये लोगों की भ्रांतियां हैं या लोगों के डाउट्स हैं कि आयुर्वेदिक इज वेरी एक्सपेंसिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक रिक्शा भी इलाज करता है, मिडिल क्लास फैमिली के बंदे भी इलाज करते हैं, पैसे वाले भी करते हैं। तो मेन होता है कि हम पहले प्रॉपर डायग्नोस करें, उसके हिसाब से एक नॉर्मल तरीके से ट्रीटमेंट आयुर्वेद में चलता है। राइजिंग मार्केट की तरफ से आप एक कोई ऐसी टिप जो आज की सबसे स्ट्रॉन्ग टिप हो, जो आप देना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को, जिससे उन्हें थोड़ा बेनिफिट तो हो कि वो क्या आज से ही करना चालू कर दे, वुड बी पेरेंट्स? सबसे बेस्ट एडवाइस फॉर मेल एंड फीमेल जो प्लान आउट कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, कि रात 9 बजे के बाद सुबह 9 बजे तक एटलीस्ट आप अपने रूम में मोबाइल ना रखें, क्योंकि जो इसकी इंफ्रारेड रेज है वो कहीं ना कहीं यूट्राइन वॉल को कमजोर बनाते हैं। आपने देखा होगा, चाहे हस्बैंड वर्क से घर आया, चाहे वाइफ वर्क से घर आई, या इफ शी इज हाउस वाइफ, वो अपने सारे रिलेटिव्स को गुड नाइट व्हाट्सएप स्टेटस में डाल के डालती है। ये आजकल कॉमन सी चीज हो गई है, जो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसीज में बहुत इश्यूज पैदा कर रही हैं। और जो 4G 5G की जो रेज आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं स्पर्म को डेड करता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन है एज ए ह्यूमन बीइंग कि आप मोबाइल एक लिमिट तक इस्तेमाल करिए, अपनी बॉडी के पार्ट से दूर रखिए, जो कि कहीं ना कहीं आपके सेक्सुअल लाइफ को, आपके सेक्सुअल आर्ज को, आपकी फर्टिलिटी को लीड करता है। और बहुत खुश रहिए और अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम जरूर दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद झा। तो आपने भी सुना दोस्तों कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको डॉक्टर आनंद झा ने कितनी ही आराम से और बिल्कुल ऐसा बता दिया उन्होंने कि जो शायद आप यूं कर सकते हैं एंड यू जस्ट गेट अ बेनिफिट ऑफ दैट। और आयुर्वेद ने कितनी प्रगति कर ली है, अब तो विदेशों तक में ये कारगर साबित हो रही है, तो भारत में क्यों लोग इसे भूलते जा रहे हैं? एक बार फिर आपको महंगी महंगी दवाइयां, महंगे महंगे टेस्ट से अगर बचना है, एलोपैथिक दवाइयां खा खा के अगर आप परेशान हो चुके हैं, आईवीएफ के लिए नहीं जाना चाहते हैं, तो डॉक्टर आनंद झा कानपुर में काका देव में आपके लिए उपलब्ध है। आप आइए, आपको इनका पूरा एड्रेस हमारे स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है इन्हें आके बता सकते हैं, ये इतने ही पोलाइटली आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप पेरेंट्स बन सकते हैं और आपके घर में खुशियां आ सकती है। डॉक्टर झा के लिए अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, ताकि हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में डॉक्टर झा के साथ बैठे यहीं पर उनसे बात करें और आपके जितने भी सवाल होंगे वो मैं सब
मैं अपने जरिए डॉक्टर आनंद झा से पूछूंगी और उनका कहीं ना कहीं जवाब तलाशने की कोशिश करूंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपके स्वास्थ्य के लिए हम फिर हाजिर होंगे किसी नए डॉक्टर के साथ, नई सलाह के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए राइजिंग मार्केट। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।